हेलो एवरीवन। प्रश्न ये था कि प्राचीन भारत में राजतंत्र के उद्भव पर प्रकाश डालें। हालांकि इसका जो दूसरा सेक्शन है वो भी इसी में कवर हो जाएगा, जो भी था कि हिंदू राज का क्या, राजतंत्र का क्या व्यवस्था था। ये आंसर यही होगा। हम आपको डिस्क्रिप्टिव कर देंगे, अभी लिखना थोड़ा मुश्किल होगा तो आप लोग लिखते चलेंगे मेरे साथ। देखिए, आप लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर कि प्राचीन भारत में, जो खास के सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वहीं से थोड़ा बहुत स्थायित्व तो मिल जाती है। उससे पहले पाषाण काल है तो कोई मतलब है नहीं उनका। ठीक है, तो लिखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार का प्रशासन था, इसके कोई स्थायी हमें साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार का प्रशासन था, इसका हमें कोई भी स्थायी साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। हालांकि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि यहाँ ब्राह्मण का शासन था, तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यहाँ जो व्यापारी लोग थे, वणिक लोग, वाणिज्य करने वाले लोग थे, वही शासन प्रशासन कार्य को चला रहे थे। उनके बाद जब भारतीय इतिहास में हम नज़र डालते हैं, लिखते चलेंगे, उनके बाद जब हम भारतीय इतिहास में नज़र डालते हैं तो देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में, उसके बाद लिखेंगे ऋग्वैदिक काल में प्रशासन के लिए राजा का पद सृजित था। पद जो है सृजित था, लेकिन यहाँ राजा का पद अनुवांशिक नहीं था। तो इसीलिए यहाँ हम राजतंत्र को संज्ञा नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ राजा जो है एक सामूहिक चुनाव की दृष्टि से बनाया जाता था, सामूहिक चुनाव की दृष्टि से बनाया जाता था। तो ये स्थायी राजतंत्र का कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है। लेकिन इसी समय प्रशासन को चलाने के लिए चार मुख्य संस्था, सभा समिति गण, लिख देंगे, ये प्रशासन चलाने के लिए सभा और समिति जैसे संस्थाओं का प्रयोग किया जाता था। तो प्रशासन चलाने के लिए सभा और समिति जैसे चीज़ों का प्रयोग किया जाता था। उनके बाद जब हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं, तो उत्तर वैदिक काल में राजा का पद जो है अनुवांशिक हो गया। उत्तर वैदिक काल में राजा का पद अनुवांशिक हो चुका है, यहाँ पर अनुवांशिक हो चुका था। ठीक, अब यहाँ पर थोड़ा सा आप पैराग्राफ चेंज करेंगे कि जहाँ ऋग्वैदिक काल में स्थायी कर नहीं थी, तो आय का प्रमुख स्रोत नहीं था। आय का प्रमुख स्रोत नहीं होने के कारण एक स्पष्ट राजतंत्र नहीं थी। लेकिन ऋग्वैदिक काल में जो है कर को स्थायी कर दिया गया, और कर को स्थायी कर देने के वजह से एक स्पष्ट राजतंत्र आ जाता है। क्योंकि राज्य प्रशासन चलाने के लिए आय की, मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग कि जो है एक आर्थिक संसाधन की आवश्यकता होती है, जो यहाँ मिलने लगती है। इसी का दौरान, अब अगला सेंटेंस आप क्या लिखेंगे, इसी दौरान लोहे का खोज हो चुका था। यानी उत्तर वैदिक काल में ही इसी दौरान लोहे का खोज हो चुका था। लोहे का खोज हो जाने के वजह से जो है कृषि का उपज बढ़ोतरी हो गया, क्योंकि लोहे के माध्यम से बनाया गया हल के द्वारा मिट्टी की जुताई काफ़ी गहराई तक होती थी, जिससे उपज अधिक होता था। उपज अधिक होने के वजह से यहाँ आय अधिक होती थी, लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई, तो राजा को देने वाले कर की मात्रा में भी वृद्धि हो गई, एवं यहाँ से राजा का पद अनुवांशिक हो गया। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ प्रशासन में स्थायी सेना भी रखने का कहीं कहीं साक्ष्य प्राप्त हो जाता है, तो जिससे यह स्पष्ट होता है कि उत्तर वैदिक काल में जो है राजतंत्र का शुरुआत हो चुका था। हालांकि यहाँ अभी भी कोई एक विशाल साम्राज्य या विशाल जनपद देखने को नहीं मिलती है। उनके बाद भारत में 16 महाजनपदों का, क्या लिखेंगे अगला पैराग्राफ में, उनके बाद भारत में 16 महाजनपदों का काल को देखा जाता है। इन 16 महाजनपदों में सबसे प्रमुख जनपद जो है मगध रहा। क्या रहा? मगध रहा। इसके अलावा लिच्छवी जैसे जनपद में प्रशासन चलाने के लिए जो है गणतंत्र की व्यवस्था की गई थी। हालांकि मगध के उत्कर्ष में कई सारे भौगोलिक राजनीतिक कारण सामने आए, जिसमें से मगध जनपद धीरे धीरे आसपास के सभी जनपदों को जीतकर एक विशाल साम्राज्य के रूप में स्थापित हो जाता है, और यहाँ से हम लोग भारत में स्पष्ट रूप से राजतंत्र को देखते हैं। क्लियर है? अब अगर आगे आप लोग लिखना चाहें तो आप लोग व्याख्या कर देंगे कि उसके बाद
अगला पैराग्राफ में लिखेंगे। उसके बाद जब मौर्य काल का प्रारंभ होता है, मौर्य काल का प्रारंभ होता है तो पहली बार भारत में एक बड़ा साम्राज्य सामने आता है, और इस साम्राज्य का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। इस साम्राज्य का निर्माण किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, जो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे क्षेत्रों को जीतकर एक बड़ा स्थायी साम्राज्य का विकास कर लेता है। और यहाँ से स्पष्ट राजतंत्र को देखने को मिलती है, और यहाँ केंद्रीयकृत प्रशासन की शुरुआत हो जाती है। तो इस तरह से भारत में हम लोग कह सकते हैं कि एक राजतंत्र का उद्भव कई चरणों में विभिन्न घटनाओं से गुजरकर, इस तरह हम कह सकते हैं, कंक्लूड करेंगे कि इस तरह हम कह सकते हैं कि भारत में राजतंत्र का विकास कई चरणों में गुजरकर एक स्थायी रूप लेती है। उसके बाद कई उतार चढ़ाव आने के बाद फिर से गुप्त काल में एक विशाल साम्राज्य को देखने को मिलता है। ठीक, और अंततः प्राचीन काल की समाप्ति हो जाती है। भारत में मीर कासिम का आक्रमण होता है, जहां से मध्यकाल की शुरुआत मानी जाती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।